हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के क्वेश्चन साथी मैं कराने चल रहा हूं। आप लोग देखिएगा, पूरा पेपर यहीं से फंसने की चांसेस हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पहुँचा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है साथी, चलिए देखिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में यह सेकंड पेपर है और आप लोग देखिएगा। ठीक है साथी, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो बीएफ स्किनर महोदय ने दिया है। किसने दिया है? बीएफ स्किनर महोदय ने दिया है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है साथी, बीएफ स्किनर महोदय ने दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षण का क्या है? मूलभूत सिद्धांत है। अन्वेषण का सिद्धांत मतलब इसी को क्या कहते हैं? खोज का सिद्धांत। ठीक है। आगमन विधि का सिद्धांत, आगमन में क्या होता है? एग्जाम्पल से क्या होता है? रूल। क्या होता है? एग्जाम्पल से रूल, उदाहरण से नियम की तरफ। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना। गलत होगा। उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी स्तर से, हर पहलुओं से बच्चे का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। यही भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है तथा बालक को उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य पूछा है। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम आवश्यक है। उपरोक्त सभी, हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर यह जो है शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के आधार पर। ठीक है। बाल मनोविज्ञान पर गलत, जीव विज्ञान पर गलत होगा, प्राणी विज्ञान पर गलत। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है साथी, हमारा अगला क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसने बताया है? तो यह कथन टीपी नन का है। ठीक है। किसका है? रास महोदय का होगा नहीं, किसका है? टीपी नन का। क्या है? टीपी नन का है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं साथी, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? क्रियापरक, शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, यह अर्थ गलत। अगला है, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यही हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है क्या होगा? श्रृंखलाबद्धता से है। किससे है? श्रृंखलाबद्धता से है। तो उचित जो श्रृंखला, जो एक सीक्वेंस चेन बनेगी प्रस्तावना की, वही उसका क्या है? प्रमुख घटक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो विवरण प्रविधि है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि है कि वर्णन प्रविधि है?
व्याख्यान प्रविधि है। प्रश्नोत्तर प्रविधि में नहीं होगा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। वर्णन में इसमें क्या होता है, किसी चीज़ की व्याख्यायित की जाती है। व्याख्यान में भी इसका नहीं होगा। क्या होगा हमारा, विवरण विधि। क्या होगा, विवरण विधि। क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, या विवरण विधि में क्या होता है, आधारित है। गणित किट का उपकरण क्या है, गणित किट का उपकरण पूछा है। तो गणित में जो किट का है, जिसको बोलते हैं, कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है सभी को पता है। तो वही तरीके से गणित का जो एक किट का उपकरण होता है, तो उसमें कौन सा होता है, चारों ऑप्शन में क्या होगा, डेमिनोज। क्या होगा, डेमिनोज। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही। क्लैंप होगा नहीं, बीकर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। क्लैंप और बीकर ये सब क्या है, विज्ञान के हैं। और विज्ञान में किसके हैं, रसायन विज्ञान के हैं। किसके हैं, रसायन विज्ञान के। आपसे गणित का पूछा है तो गणित में डोमिनोज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी और ठोस होता है तो क्या होता है, अधिगम होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। यही हमारा क्या है, अस्थायी और ठोस होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो क्लास का एनवायरनमेंट है कैसा होना चाहिए, नीरस गलत है, प्रकाशपूर्ण गलत है, अनुशासनात्मक मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है अनुशासन अगर ज़्यादा रहेगा तो बच्चे के अंदर यह भावना प्रकट होगी कि यह तानाशाही चल रही है। तो यह भी नहीं होगा। हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सौहार्दपूर्ण है। क्या है, सौहार्दपूर्ण। पहला ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है तो तीन क्या है, समाहित प्रक्रिया है। कितनी है, तीन समाहित प्रक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां है। तो ये क्या है, शारीरिक गतिविधि है, मानसिक गतिविधि है। शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां हैं, ना तो शारीरिक है ना ही मानसिक है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। शारीरिक और मानसिक दोनों है। भाई जब उसके दिमाग में बातें कान के माध्यम से आवाज़ जब पहुँचेगी कान में, तो उनके दिमाग में चलेगा मुझे दाएं चलना है, बाएं चलना है, ऊपर हाथ करना है, नीचे करना है। ठीक है, तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां हैं। ठीक है साथी, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, या क्या है, गलत है। दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को क्या करना, दूर करना। यही हमारा क्या है, बी ऑप्शन सही होगा। सुलेख पर बल देना, गलत है। गृह कार्य देना, छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा आप गृह कार्य देंगे तो क्या होंगे, बर्डनिंग महसूस होगी उनको। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को क्या करना, दूर करने से है। ठीक है साथी, आप लोगों को मैं इसके पहले भी वीडियो में पहले बताया भी हूँ, आज भी बता रहा हूँ साथी। आप लोग बीटीसी में, डीएलएड में किसी भी सेमेस्टर में बैक लगने से बचने के लिए आप लोग अगर जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें 15 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, या 15 में अगर आप 15 क्या करते हैं, 15 टारगेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन आपका क्या बनता है, 13 या 14 बन जाता है। कितना बनता है, 13 या 14 क्वेश्चन इसमें बन जाता है। बन जाता है का मतलब सही हो जाता है। क्या, सही हो जाता है। और जो 25 नंबर का पेपर आपका होता है उसमें 5 नंबर बहुविकल्पी पूछा जाता है। तो 5 अगर आप टारगेट करके चलेंगे, क्या करेंगे, टारगेट करके चलेंगे, तो इसमें आपका 3 या 4 अगर बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपको
पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप 5 में 5 एकदम 100% सही करके आने का प्रयास करिए, तभी, नहीं तो जो 25 नंबर का पेपर होता है उसी में बैक अक्सर बच्चों का लगता है। ठीक है साथी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी समय है, आप लोग टारगेट कर लीजिए कि कितना क्वेश्चन आपको 15 में 15 करना है, 5 में 5 करना है। बाकी जो 1 नंबर वाले होते हैं और मतलब अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, उसमें आप तभी कर ले जाएंगे, लेकिन बहुविकल्पी में एकदम ठोस नंबर मिलता है, इसमें नंबर आप लोगों का कटता नहीं है। लघुत्तरी में आपका नंबर कट भी जाता है, राइटिंग पे कटता है, ठीक है, लेखन शैली पे भी कट जाता है, हर एक पहलू से जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है साथी, चलिए, तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन बहुविकल्पी पेपर में आता है पूरा में पूरा करने की एक उम्मीद जगा करके अपने साथ पेपर में बैठ करके पूरा सही सही करके आने की एक चेष्टा आप लोग के अंदर अभी से जागृत होने की पूरी पूरी संभावना हो जानी चाहिए। ठीक है साथी, अगर नहीं करते हैं तो समस्या आप लोगों के साथ बनेगी। आप लोगों को भी पता है कि 70, 75, 80,000, 52,000, 53,000, 56,000 बच्चे ऐसे फेल होते हैं, बैक लगता है। तो बैक लगने से अच्छा है साथियों, अभी भी समय है, टारगेट कर लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने हैं उतने आप एकदम पूरा टारगेट कर लीजिए, अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16 है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन का। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। शिक्षण को ज्ञान, अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग को सक्षम करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित, जुड़ाव के रूप में क्या है, परिभाषित किया जाता है, जिसमें डिजाइन, सामग्री, चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। ठीक है, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक अच्छा शिक्षक हमेशा क्या होता है, ज्ञानवान होता है, वह अपने विषय में माहिर होता है और नवीनतम शिक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ज्ञानवान शिक्षक छात्रों को सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं और उनसे विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है साथी, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में मौखिक, लिखित, सांकेतिक और प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक के माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के जो प्रेषण की प्रक्रिया है वही क्या है, कम्युनिकेशन, वही संप्रेषण है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए। खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियाँ क्या कौन कौन सी है, क्या है, मांटेसरी विधि, मारिया मांटेसरी की है, किंडरगार्टन विधि फ्रॉवेल की है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है, बेसिक पद्धति विधि महात्मा गांधी की है। ठीक है, इसमें 2 बोला है सोपान लिखने के लिए, तो आपको मांटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, बेसिक पद्धति विधि ये सब बता गए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। रुचिपूर्ण शिक्षण से अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर उन्हें अध्ययन करवाएं। इसके साथ ही कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण पद्धति जैसे भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि तथा विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां अपनाएं। अगला क्वेश्चन, दक्षता आधारित शिक्षण विधि से 2 सोपान लिखना है। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान निम्नलिखित हैं। भाषागत अवधारणाओं को समझाने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है, दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत सभी कौशलों के विकासों के दौरान बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं क्या करना है, लिखना है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। छात्रों की सभी इंद्रियों को शामिल करना ताकि छात्रों के अधिगम के परिणामों को क्या करना है, अनुकूलित किया जा सके।
यह वांछनीय जानकारी प्रदान करता है। यह क्या करता है? वांछनीय जानकारी क्या करता है? प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में क्या किया गया? बांटा गया है। कौन कौन सा है? श्रव्य साधन सामग्रियाँ, दृश्य साधन सामग्रियाँ और दृश्य और श्रव्य साधन सामग्रियाँ। तो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? इसमें शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक जब जन्म लेता है तो उसके भीतर क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? पुनर्बलन कौशल से बच्चों के लिए अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यह करना शामिल है। सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार उदाहरणार्थ भोजन, यौन सुख आदि वह प्रवृत्ति जिसमें विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य क्या है? इसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में लिखना चाहिए। शिक्षार्थियों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहभागी शिक्षण के माध्यम से कक्षा के नीरस वातावरण को दूर करे, उसे आनंददायक बनाना चाहिए। अगर कक्षा में क्या नीरस वातावरण नहीं रहेगा तो उसे कोई मतलब नहीं है। कक्षा में क्या होना चाहिए? आनंददायक, मनोरंजन से बच्चों को एकदम लाइस कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों की रुचि बनी रहे पढ़ने में। शिक्षार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना चाहिए। शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। शिक्षार्थी जो विद्यार्थी होते हैं उनके हर पहलू से हर स्तर पर क्या होना चाहिए? उनका विकास होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की आगमन विधि से आप क्या अभिप्राय है? आगमन विधि यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूल से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, अमूर्त से क्या है? अमूल्य। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ज्ञात से अज्ञात की शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है। इस शिक्षण सूत्र में बालक जिसे पूर्व में जानता है उसे आधार बनाकर अज्ञात चीजों की जानकारी क्या है? दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में अप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? शिक्षण में अप्रेरणा, मोटिवेशन का सिद्धांत, जो मोटिवेशन ऑफ थियरी का तात्पर्य है कि अप्रेरणा किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा उस प्रक्रिया में उत्साह के साथ जुट जाने के लिए उसमें ललक भी उत्पन्न करती है। यह कार्य कर रहे व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करती है। अप्रेरणा के सिद्धांत निम्नलिखित है। सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत पहला है। क्या है? सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। दूसरा क्या है हमारा? सेकंड हमारा साथी व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। क्या है? व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। तीसरा है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। चौथा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। पांचवा है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन आदेशात्मक न होकर के निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन से क्या आशय है? अध्यापन आदेशात्मक न होकर के निर्देशात्मक व जनतंत्री आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। कोई छात्र जो है गलत नहीं होता है। वो हर छात्र अपने आप में क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। सीखने वाला और स्वयं सीखने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित और प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का क्या होता है? प्रयास किया जाता है। ठीक है साथी, आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथी, जब जुड़ेंगे तभी उड़ेंगे। सारा क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा। ठीक है साथी, आप लोगों के लिए मैंने बताया है
कि 15 में 15 टारगेट कर लीजिए और 5 में 5 टारगेट कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको बीटीसी में बैक लगने से कोई ऐसा है नहीं कि कोई आपका बैक लगा दे, ठीक है? बैक लग नहीं सकता है, आप लोग बैक से बच जाएंगे साथी। और यही गलती अच्छे अच्छे बच्चों का बैक लग जाता है, क्योंकि जो जहाँ गेन करने वाला क्वेश्चन है वहीं पर गलती स्टार्टिंग में हो जाती है, तो लास्ट में आप कितना भी अच्छा लिखे रहिए लेकिन आपका नंबर तब भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। एक आध 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से बैक लग ही जाता है। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।